नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत और तिमोर लेस्टे के बीच वीजा संचार समेत 3 सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए आज केरल के वायनाड जाएंगे। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही पुनर्वास कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। सरकार के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार करेंगे प्रदान। मालदीव के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कई बैठकों में होंगे शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से भी करेंगे मुलाकात। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने अपने पहले ही ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। भारत के अब तक 1 रजत और 5 कांस्य समेत जीते कुल 6 पदक। ऋतिका हुड्डा आज 76 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनाव में। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत और तिमोर लेस्टे के बीच 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के बीच संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वीजा छूट से संबंधित क्षेत्र से सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। एक समझौता प्रसार भारती और ईस्ट तिमोर टेलीविजन और रेडियो RTTL के बीच हुआ। वहीं कुछ सेवा और राजनयिक पासपोर्ट वालों को वीजा में छूट देने पर सहमति पत्र पर हुए हैं हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया आभार। इससे पहले तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाली हैं। राष्ट्रपति आज शाम सामुदायिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी और बाद में तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में भाग लेंगी। और आज भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्मदिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिमोर लेस्टे में वीवी गिरी को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और साथ ही वो राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। साथ ही गन्ना और जैव ऊर्जा उद्योग विषय पर सेमिनार को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। पुरस्कार समारोह का आयोजन NFSF लिमिटेड द्वारा किया गया है और साथ ही इसी संगठन के गठित द्वारा दक्षता पुरस्कार सहकारी चीनी मिलों के कामकाज का मूल्यांकन करने का ये एक अहम जरिया है। इसके माध्यम से गन्ना विकास, तकनीकी दक्षता, वित्तीय प्रबंधन, सर्वाधिक गन्ना पैरोई, सर्वाधिक चीनी उत्पादन, सर्वाधिक चीनी निर्यात और सहकारी चीनी मिलों के समग्र प्रदर्शन जैसे मानकों पर चीनी मिलों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मालदीव दौरे पर वहां के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ ने 6 सामुदायिक योजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये योजनाएं मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी और विशेष शिक्षा से संबंधित हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साथ मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के हित के लिए साथ काम करने की प्रबल इच्छा पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माले के साथ संबंध भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के आधारशिलाओं से एक है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहां रहस्यमय परिस्थितियों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर मृत पाई गई है। शुरू में अधिकारियों और सरकार ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन बाद में जूनियर डॉक्टर्स के दबाव के बाद विशेषज्ञों की एक टीम के साथ पोस्टमार्टम किया गया तो पाया कि ये हत्या थी और संभवतः यौन शोषण के बाद हुई। आरजी कर के जूनियर डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं निलंबित कर दी। भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और विरोध जताया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। वो कन्नूर जाएंगे और वहां से वायनाड के भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भी जाएंगे। वहां उन्हें लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही चल रहे पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इसके बाद अस्पताल जाकर आपदा से सुरक्षित बचे हुए लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें उन्हें घटना और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वायनाड में भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। इस मांग की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष से किसी ने भी तथ्यों की जांच कराने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि केंद्र सरकार के नियमों के तहत ये प्रावधान है ही नहीं। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा 2013 में लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं। जवाब में आगे कहा गया कि भारत सरकार आपदा की तीव्रता और परिणाम के साथ साथ राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्षमता, सहायता और राहत प्रदान करने के लिए योजना के भीतर उपलब्ध विकल्प और लचीलापन आदि को ध्यान में रखते हुए गंभीर प्रकृति की आपदा का फैसला करती है। प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में तत्काल राहत प्राथमिकता है। ऐसे में कोई निश्चित आधारित मानदंड नहीं। हालांकि गंभीर प्रकृति की आपदा के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त सहायता पर भी विचार किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक बचाव और राहत उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और वायनाड से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत राय। निशांत, आज प्रधानमंत्री का अहम दौरा है वायनाड को लेकर, खास तौर पर जिस तरह से प्राकृतिक आपदा झेली है वायनाड ने, उसके बाद पुनर्वास की तमाम गतिविधियां मिशन मोड पे किस तरह से काम कर रही हैं और राहत और बचाव कार्य जो चलाया गया वो कितना सफल रहा, इसकी समीक्षा की जाएगी आज। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वायनाड में आपदा आई थी उसको लेकर काफी संवेदनशील है और पहले ही दिन से वो इस पूरी जो बचाव कार्य हैं और जो पुनर्वास के काम हो रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद वायनाड आ रहे हैं। यहाँ पर आकर ये प्रधानमंत्री तमाम उन लोगों से मिलेंगे जो कि आपदा से पीड़ित हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो बचाव कार्य चल रहा है और जो पुनर्वास का कार्यक्रम है उसको लेकर समीक्षा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। जिन इलाकों में आपदा आई थी, लगभग 8 किलोमीटर का इलाका बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले दिन से ही यहां पर मदद जो है प्रोवाइड कराई थी, अब उसमें कितना इजाफा हुआ है और सरकार क्या बेहतर कर सकती है। जो वायनाड में आपदाग्रस्त लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके पुनर्वास को लेकर, खासकर जिन लोगों का घर बह गया है, जिन लोगों की दुकानें चली गई हैं, उनका आर्थिक तौर पर किस तरीके से मदद की जाए ताकि उनका पुनर्वास बेहतर ढंग से हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। निशांत, खास तौर पर जो तमाम आपदा राहत शिविर हैं उसका भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, और जिस तरह से इलाज चल रहा है आपदा को झेलने वाले उन तमाम लोगों का, साफ तौर पर बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है। और किस तरह से
लोगों के साथ जो केंद्र सरकार है उसका खुला समर्थन रहा और सामंजस्य के साथ केंद्र सरकार ने तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिसमें अगर सेना की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें तो उल्लेखनीय काम किया गया। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार पहले ही दिन इस पूरे मामले पर संवेदनशील नजर आई और जितनी मदद हो सकती थी केंद्र सरकार लगातार कर रही है। खुद केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी यही बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार लगातार वायनाड में आई हुई आपदा को लेकर राज्य सरकार के साथ टच में है और जो काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है, चाहे सेना हो, चाहे एनडीआरएफ हो या केंद्र सरकार की अन्य एजेंसीज हो, वो तमाम एजेंसी यहां पर वायनाड में इस समय मौजूद हैं और पुनर्वास, राहत और बचाव तीनों काम बेहतर ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी होनी है और जो यहां के तमाम अधिकारी हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी है। तो समीक्षा बैठक में लगभग ये तय हो जाएगा कि केंद्र सरकार की आगे की क्या भूमिका रहनी है, राज्य सरकार किस तरीके से केंद्र सरकार की मदद करेगी और दोनों ही सरकारें मिलकर जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनकी किस तरीके से मदद करेंगे, खासकर पुनर्वास को लेकर, और ये बचाव कार्य कितने दिन तक और चल सकता है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे भी इस पूरी खबर पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। वक्फ संशोधन बिल को सुन्नी, सूफी, बरेलवी मुसलमानों के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया। जमात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिल का समर्थन किया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन ने बिल को लेकर कहा कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की आर्थिक तंगी को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मनमाने तरीके को रोकेगी और भू माफियाओं से मिलकर वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने के कारोबार पर लगाम लगेगी। साथ ही उन्होंने पत्र में गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ कमेटी में शामिल न करने की अपील की है। पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है जो वक्फ संशोधन बिल 2024 है। इस सिलसिले में मुस्लिम जमात का समर्थन है और हमने अलल ऐलान इसका स्वागत किया है। पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड हैं ये दरअसल भू माफियाओं से मिलकर के करप्शन का अड्डा बन चुके हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी को खत लिख करके हमने उसमें एक गुजारिश की है कि इन तमाम चीज़ों पर कदगन लगना चाहिए और साथ ही उस बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया जाए। हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर कमेटी में गैर मुस्लिम लोगों को न रखा जाए। और वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने हर घर तिरंगा के साथ ही हर दुकान तिरंगा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार घरों के साथ हर दुकान पर भी तिरंगा लहराना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, तो आज से हमारे 15 अगस्त तक के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। हमें सबको मिलकर जो प्रयास करना है कि हर घर में तिरंगा लग जाए। तो मार्केटों का भी हमने अभियान चलाया है, मैंने मार्केटों से बात की है और ये केवल दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के बाजारों में हम झंडे लगाने जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आइए आपको दिखाते हैं कि झंडा कैसे फहराएं। और विश्व शेर दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि विश्व शेर दिवस पर मैं शेर संरक्षण पर काम करने वाले सभी
लोगों की सराहना करता हूं और इन राजसी बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत गुजरात के गिर में शेरों की एक बड़ी आबादी का घर है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बहुत अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव और 34वें वार्षिक जो दिवस है उसका आयोजन कल किया गया। किस तरह रहा ये पूरा कॉन्क्लेव, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव और 34वें वार्षिक दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एक दिवसीय इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एसपी सिंह बघेल सहित देश भर से आए उद्योग जगत के बिजनेस लीडर्स और पब्लिक सेक्टर के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश की खुशहाली के लिए खेत खलियानों के साथ ही उद्योगों का विकास भी जरूरी है। 60 साल से भारत के लोग सरकार चुनते थे और इंडिया के लोग सरकार चलाते थे। पिछले 10 साल में एक परिवर्तन आया है कि भारत के लोग सरकार चुन रहे हैं और भारत के लोग ही सरकार को चला रहे हैं, इसलिए ये भारत के मर्म को समझ पा रहे हैं। आपके ही द्वारा 11 नंबर से 10 साल में हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर आए हैं और इस कार्यकाल में आपके ही सहयोग से प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री की गाइडेंस, प्रधानमंत्री की विल पावर और आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन तीसरे नंबर पर लेके आएगा। कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार ने बहुत से ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया जो कि लोगों की परेशानी का कारण बनते थे। साथ ही पिछले 10 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग के साथ ईज ऑफ लिविंग भी हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में आपसी और पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए सरकार मीडिएटर नियुक्त कर रही है। पूरे देश में ये हमारे 1000 या 1500 ये हमारे मीडिएटर हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है। अब आने वाले समय में जो ये परिवार के लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कम हो जाएगी ऐसा मुझे पता है, क्योंकि हम जब हमने बात की स्टेक होल्डर से तो उन्होंने कहा अगर आप अच्छा मीडिएटर हमें दे देंगे हम दोनों सहमत होंगे, लेकिन ऑप्शन दो। मैंने कहा 1000 का ऑप्शन दे रहे हैं, इस देश में 1000 ऑप्शन ये मीडिएटर हैं जो हमने सेलेक्ट कर लिए, उसको आप चुन लो, ये ठीक है, लेकिन उसकी बात मानना। बोला मानेंगे, तो बोला झगड़े समाप्त हो गए कि नहीं होंगे बताओ। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर जनरल अशोक कपूर ने बताया कि संस्थान देश भर में डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग देने के साथ ही गुड गवर्नेंस पर भी काम कर रहा है। हमारा जो एम है, जो हमारा मोटो है, वो है बोर्ड रूम फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए और बोर्ड रूम फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बोर्ड रूम फंक्शनिंग में, उनको बोर्ड कॉरपोरेट डायरेक्टर्स को मेंटर किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि आगे आगे के चैलेंजेस हैं। तो सब थीम हमारा था कंप्लायंस एंड इमर्जिंग इशू। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर कई विशेष सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों और इंडस्ट्री लीडर्स ने विस्तार से अपनी अपनी बात रखी। कॉन्क्लेव में कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं इंडस्ट्री लीडर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के विशिष्ट फेलो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। और आइए अब रुक करते हैं दिल्ली एम्स से जुड़ी एक खास खबर का, जहां आयाम शिक्षा और अनुसंधान के साथ साथ तकनीक और नवाचार के माध्यम से कैसे जब हम अनुसंधान की बात करते हैं यानी रिसर्च की बात करते हैं उसमें तेज़ी आ रही है। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो एम्स में बढ़ाई गई हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अच्छी और निशुल्क चिकित्सा के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एम्स की। इस संस्थान में चिकित्सा, रोगियों के परिजनों को बेहतर सुविधा देने के लिए नए रिसर्च को जोड़ने यानी कि विकास का एक नया मॉडल तैयार करने के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कई अहम कदम उठाए हैं, जो कि सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक बड़ा संदेश है। बच्चों के जन्म लेने की बात हो या समाज में पूजे जाने वाले बुजुर्ग के इलाज की, हाँ ये सच है कि शरीर ही सभी कार्यों को करने का साधन है। शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है,
क्योंकि सभी प्रकार के प्रयास के लिए भी शरीर ही एक बहुमूल्य साधन है। इसीलिए स्लोगन भी एम्स का यही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वर्तमान में एम्स में मरीजों की सुविधाओं को लेकर कई सुधार किए जा रहे हैं। एम्स के निदेशक ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स अभी रिसेंटली लाया है। हमने हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जाके देख लीजिए, सुंदर सा नया बिल्डिंग आई है जो हमारा 30% ऑफ कैपेसिटी से बढ़ा दिया है। हमने एक नया न्यू प्राइवेट वार्ड नंबर 3 जो न्यू प्राइवेट वार्ड है उसमें एडिशनल 120 का भी वृद्धि हुई है। अस्पताल में आने पर मरीज तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन समस्या तो उनके परिजनों को होती है, वो कहाँ जाएं और कहाँ बैठें। परिजनों की इसी समस्या को दूर करने के लिए एम्स के निदेशक ने 3 खास वेटिंग हॉल बनवाने का निर्णय लिया। हम तो अस्पताल बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि आज के दिन में हमारा 15,000 पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार लोग मरीज भी आते हैं। उनके बैठने के लिए जैसे एयरपोर्ट में लॉन्ज होता है उसी तरह का डिज़ाइन कर दिया है। सम ऑफ देम आर ऑलमोस्ट रेडी देयर, आप जाके देख सकते हो। सारे लोग CSR के थ्रू आए हैं। एक जगह पर है, ऑलमोस्ट 5 से 6 जगह पर हमने जो लॉन्जेस ला रहे हैं उसमें से पेशेंट्स 500 से 1000 पेशेंट बैठ सकते हैं। वो डायनामिक होगा, जैसे वो बैठेंगे उनका अपना टाइम आ जाएगा। बसेस उनको उस समय उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर OPD होती है, तो ताकि वो आराम से वहाँ से जा सकते हैं। हमने कैजुअल्टी को सारा कैजुअल्टी बनाया है और पार्किंग फैसिलिटी बढ़ाया। वहीं डॉक्टर रीमा डाडा ने बताया कि मरीजों को जांच करवाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ये सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। कई स्टेप्स उठाए हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने, जिससे मरीजों और उनके जो तीमारदार जो केयर टेकर साथ आते हैं उनके लिए कई सुविधाएं करी हैं। जो सेंट्रल हमारा स्मार्ट लैब है उसकी फैसिलिटीज़ का टाइम बढ़ा दिया है। टाइमिंग 8:30 से 6:30 है, तो वो उसी दिन अपने टेस्ट के लिए जा सकते हैं और सैंपल कलेक्ट करा सकते हैं। एक सेंट्रलाइज कलेक्शन सेंटर बना दिया है और हमारा स्टाफ इनको अलग अलग लैब्स में लेके जाता है। 200 एकड़ में बने एम्स में एक विभाग से दूसरे विभाग तक जाने के लिए मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली असुविधा को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने परिक्रमा सेवा में ई-बस बढ़ाने का निर्णय लिया। एम्स 200 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है, तो पेशेंट्स को एक से दूसरी जगह जाने में मुश्किल होती है, या कई बार वो मेट्रो से या बस स्टेशन से आते हैं, तो उनको जब वो ऑटो रिक्शा हायर करते हैं तो वो बहुत मनमाने अपने रेट लगाते हैं। उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने अभी रिसेंटली ये घोषणा करी है कि हमारे पास ई-बसेज होंगी। एम्स में रोगियों और सुविधाओं के साथ साथ रिसर्च एवं शैक्षणिक कार्यों में भी सुधार करके पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है एवं मरीजों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया है। लोगों के सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। ग्रीवेंस के लिए हमारे पास एक ऐप है, आप उसको दिखाइए पेशेंट्स को भी। आज के दिन में हमारा रेटिंग होती है, हमारा सर्विसेज का रेटिंग होती है, हमारा प्रॉब्लम्स भी वॉशरूम में मान लीजिए वॉशरूम में प्रॉब्लम है, वहाँ पर QR कोडिंग है, वहाँ पर वो QR कोडिंग से लॉगिन कर सकते हैं और अपना ग्रीवेंस बता सकते हैं, अपना कंप्लेंट बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सारे लोग बाहर जाते थे इंडिया से कि सर्जन लोग रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग के लिए। आज के दिन में हमने CSR के थ्रू रोबोटिक सर्जरी का वेट लैब बनाया है, ड्राई लैब बनाया है। वो ट्रेनिंग लैब में होती है बिफोर वी एक्चुअली डू इट ऑन द पेशेंट्स, वो भी है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि आज हमारा भारत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी सकारात्मकता के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान यानी कि एम्स, जो न कि सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए भी विश्व स्तरीय सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनवरत कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन शारदा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़ दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हर घर तिरंगा एंथम के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
मने मने गु त्रिवर्णा केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शोक घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, ज्योति घोरे पताका। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।